So today we start with window air conditioner. विंडो एयर कंडीशनर के बारे में पढ़ेंगे, बराबर। तो विंडो एयर कंडीशनर जो है वो सबसे ज्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कॉमनली यूज होता है एयर कंडीशनिंग का छोटे सिस्टम्स में, छोटे रूम्स के लिए। वैसा तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में विंडो एयर कंडीशनर आएगा, उसके बाद में स्प्लिट एयर कंडीशनर आएगा, उसके बाद में पैकेज एयर कंडीशनर आएगा, उसके बाद अभी नए इसमें VRF आ गया, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो सिस्टम्स। और चौथा जो है तो सेंट्रल एसी प्लांट। तो ऐसे अलग अलग है। छोटे डिवाइसेस जो है मतलब 3 टन 2 टन तक के अगर है तो अपन विंडो एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। और या फिर स्प्लिट एयर कंडीशनर। पहले स्प्लिट एयर कंडीशनर इतने छोटे साइज में अवेलेबल नहीं थे। अमेरिका में बड़े टनेज में स्प्लिट एयर कंडीशनर यूज करते थे, लेकिन अभी रिसेंटली छोटे स्प्लिट एयर कंडीशनर बनाने का ट्रेंड चालू हुआ और खासतौर से एशिया में ये चालू हुआ और इंडिया में भी पॉपुलर हो गए छोटे वाले। नहीं तो पहले छोटे जो वो थे वो अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अभी स्टार्ट हो गए। तो 1 टन से लेके छोटे भी स्प्लिट एयर कंडीशनर अवेलेबल है 3 टन तक, और अब आगे भी है। इसमें डक्टेड भी आते, डक्ट लगा के भी आप स्प्लिट एयर कंडीशनर को चला सकते। तो जैसा कि अपने को मालूम है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चार मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं। एक तो इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रॉटल वाला, बराबर है। तो अगर समझो विंडो एयर कंडीशनर की बात करें तो विंडो एयर कंडीशनर में भी 4 कंपोनेंट्स रहेंगे, इवापोरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर और थ्रॉटल वाला। तो विंडो एयर कंडीशनर में जो इवापोरेटर रहेगा वो ट्यूब एंड फिन टाइप का इवापोरेटर रहेगा, मतलब ट्यूब्स रहेंगे, उसके ऊपर में फिन्स रहेंगे, ट्यूब एंड फिन टाइप ऑफ इवापोरेटर। कंप्रेसर जो है वो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है। हर्मेटिकली सील्ड, हर्मेटिक का मतलब होता है एयर टाइट। क्या मतलब होता है? एयर टाइट। तो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर है मतलब एयर टाइट कंप्रेसर। तो उसमें जैसा रेफ्रिजरेंट लीकेज के चांसेस थोड़े से कम, बराबर है। और उसके बाद प्लेट एंड ट्यूब टाइप इवापोरेटर में क्या रहेगा? ऐसे ट्यूब्स रहेंगे, ट्यूब्स के ऊपर में फिन्स रहेंगे और वो फिन्स नजदीक रहेंगे। तो ट्यूब जो है वो कॉपर के रहेंगे क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी कॉपर की ज्यादा है इसीलिए। और फिन्स जो है वो एल्युमिनियम के रहेंगे क्योंकि कॉपर के बाद एल्युमिनियम की भी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, तो हीट ट्रांसफर अच्छा होगा। और फिन्स लगाने की वजह से हीट ट्रांसफर एरिया अपना बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर बढ़ जाएगा, बराबर। और एल्युमिनियम का वेट भी कम रहता तो जो ट्यूब्स है उसके ऊपर में बेंडिंग इफेक्ट नहीं आएगा। बाद में जैसा आपको मालूम है कि हीट एक्सचेंजर जो है प्लेट एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर, उसमें 1 रो भी 2 रो भी रह सकती, 3 रो भी रह सकती, 4 रो भी रह सकती। 1 रो मतलब पहले ऐसा आएगा, 1 रो होगी, इसके पीछे दूसरी रो, इसके पीछे तीसरी रो, ऐसे 3 भी रह सकते, 2 भी रह सकते। तो प्रॉब्लम कैसा है इसमें कि जो पहली रो रहेगी उसके पीछे की जो दूसरी रो रहेगी, तो दूसरी रो की इफेक्टिवनेस पहले रो से कम रहेगी, दूसरी रो की इफेक्टिवनेस पहले रो से कम रहेगी। उसकी वजह है कि पूरी की पूरी एयर पहले रो में पूरी एयर कांटेक्ट में आएगी, दूसरे रो में जब अंदर जाएंगी एयर तो कम रहेगी, इस वजह से दूसरी रो की इफेक्टिवनेस थोड़ी सी कम रहेगी।
उसके बाद में अपन तीसरी रो में अगर जाएंगे तो तीसरी रो में और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो अभी जो अपने लैब में रखा हुआ है विंडो एयर कंडीशनर जो वानखेड़े सर ने डोनेट किए, तो वो 2 ही रोज है, किसी किसी में 3 रोज है, बराबर। तो अब उसका डिजाइन भी जो है तो बहुत क्रिटिकल रहता है, तो उसमें सर्किट्स निकालना पड़ता है। तो अपना जो रेफ्रिजरेंट का इनलेट आ रहा समझो कैपिलरी से, उसको अगर अपने को 3 सर्किट में अपन डिवाइड चाहिए तो 3 आउटलेट निकलेंगे, वो तीनों आउटलेट वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 3 आउटलेट के हिसाब से 3 इनलेट के हिसाब से 3 आउटलेट रहते, तो तीनों एक जगह कंबाइन होंगे और फिर वो जो है तो कंप्रेसर में जाएंगे। तो ऐसा करके जो है तो प्लेट एंड ट्यूब टाइप हीट एक्सचेंजर रहेगा, बराबर। अब इसमें जो डायमीटर रहेंगे पाइप के वो तकरीबन 7 mm, पहले 9 mm रहते थे, 9 से 7 हुए, अभी 5 mm के करीब भी डायमीटर रहता है उसका, ऐसा वो ट्यूब का। और वो जो फिन है वो फिन की थिकनेस कुछ तो भी 0.5 mm, सॉरी 0.1 mm या ऐसा कुछ रहती है, समझ में आया? फिन की थिकनेस। और ये जो ट्यूब है इसके अंदर में आजकल नया टेक्निक निकला कि उसके अंदर में थ्रेड मार देते हैं, थ्रेडिंग करते हैं। वो थ्रेडिंग करने की वजह से क्या होता है कि टर्बुलेंस बढ़ जाता है, फ्लूइड का टर्बुलेंस बढ़ जाता है। अब टर्बुलेंस बढ़ने की वजह से हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बढ़ जाता है। तो रेफ्रिजरेंट साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो थ्रेडिंग करने की वजह से बढ़ जाएगा, तो उसको अपन ग्रूव ट्यूबिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रूव, GROOVED, ग्रूव ट्यूबिंग, या उसको अपन रिफल्ड ट्यूबिंग्स भी बोलते हैं, RIFFLED, रिफल्ड ट्यूबिंग्स, बराबर। तो इस टाइप से जो है तो अपना जो है इवापोरेटर रहेगा। कंप्रेसर हर्मेटिकली सील्ड रहेगा। हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में क्या होगा कि 2 सिलेंडर्स अपन लेंगे, ये 2 सिलेंडर्स को जोड़ेंगे, ऐसा लैप जॉइंट लगाएंगे। लैप जॉइंट लगाने की वजह से लीकेज से थोड़े प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। और ये लैप जॉइंट आने के बाद इसके ऊपर में अपन कंटिन्यूअस वेल्डिंग मार देंगे। वो कंटिन्यूअस वेल्डिंग मारने की वजह से लीकेज और भी खत्म हो जाएगी। तो 3 कनेक्शन रहेंगे समझो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में। एक तो रेफ्रिजरेंट को साफ करने के लिए, एक रेफ्रिजरेंट को डिस्चार्ज करने के लिए, और एक एक्स्ट्रा कभी कभी लगाते हैं तो वो चार्जिंग के लिए लगाते हैं कि अगर अपना विंडो एयर कंडीशनर सिस्टम का चार्जिंग करना है तो उस टाइम पे एक और एक्स्ट्रा कनेक्शन अपन चार्जिंग के लिए लगाते, बराबर। तो इस टाइप से अपना जो हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर रहेगा। ये हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग टाइप भी रहते हैं और रोटरी टाइप भी रहते हैं। तो पहले के विंडो एयर कंडीशनर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर से यूज होते थे। उसके बाद अब जो है तो रोटरी कंप्रेसर से इस्तेमाल करते हैं। अभी नए टेक्नोलॉजी में स्क्रॉल कंप्रेसर्स आते हैं। तो स्क्रॉल कंप्रेसर्स मतलब स्क्रॉल रहेगा, जैसा मच्छर की जो अगरबत्ती रहती है, मच्छर की अगरबत्ती की जैसा अपन वो बनाएंगे, स्पाइरल बनती, और वो 2 स्पाइरल रहेंगे, एक स्पाइरल फिक्स रहेगा और दूसरा स्पाइरल जो है वो मूवेबल रहेगा। तो फिक्स और मूवेबल के बीच में एयर ट्रैप होगी, पहले वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे हम घूमते 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 सेंटर में आएंगे तो सेंटर पे सबसे कम वॉल्यूम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, और वो प्रेशराइज्ड जो रेफ्रिजरेंट है वो अपने को बाहर निकल जाएगा, बराबर। तो अपने को देख के भी
भी अपन समझ सकते कि ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, स्क्रॉल कंप्रेसर। अगर कंप्रेसर की हाइट कम है और थोड़ा सा ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप है, चपटा है, तो समझ जाएगा कि वो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है। अगर बड़ा है, लंबा है, तो समझ जाएगा कि वो रोटरी है, स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर में हाइट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अब हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर में मोटर और कंप्रेसर दोनों एक ही केसिंग में रहेंगे। तो मोटर और कंप्रेसर एक केसिंग में रहने की वजह से रेफ्रिजरेंट लीकेज के जो प्रॉब्लम्स है वो नहीं रहेंगे, बराबर। तो मतलब अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई देने की वजह से स्टेटर के वाइंडिंग्स में इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा और उसकी वजह से जो रोटर का शाफ्ट है वो रोटर का शाफ्ट बनेगा और वो रोटर के शाफ्ट से अपन अपना जो कंप्रेसर है उसको चलाएंगे, समझ में। और फिर वो प्रेशर बढ़ा के दूसरा देंगे। तो जिस टाइप से मैंने आपको इवापोरेटर की बात की है कि प्लेट एंड फिन टाइप ऑफ इवापोरेटर है, सिमिलरली प्लेट एंड फिन टाइप ऑफ कंडेंसर भी रहेगा। तो उसमें भी अपन कॉपर का मटेरियल यूज करेंगे। उसमें भी 2 रो या 3 रो रह सकते, उसमें भी अलग अलग सर्किट्स रह सकते, बराबर। उसमें सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट आएगा, पहले सुपर हीट निकल जाएगी उसकी, उसके बाद उसकी लैटेंट हीट निकल जाएगी और कभी कभी सब कूलिंग भी हो सकता है, तो सब कूलिंग भी हो जाएगा, बराबर। और उसके बाद फिर ये जो है तो इससे जो लिक्विड निकला वो थ्रॉटल वाल्व मतलब थ्रॉटलिंग वाल्व में जाता। तो अभी विंडो एयर कंडीशनर के लिए थ्रॉटलिंग डिवाइस जो है कैपिलरी यूज होता है। अभी कुछ इसके लिए थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व भी यूज करते हैं। नॉर्मली पहले तो कैपिलरी यूज करते थे, अभी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व यूज कर रहे हैं। आगे चल के हो सकता है कि थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व की जगह इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व भी आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व विंडो एयर कंडीशनर, तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उसका एज कंपेयर टू थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। और थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व का परफॉर्मेंस कैपिलरी से अच्छा रहेगा, समझ में। फिर ये जो कैपिलरी का जो आउटलेट निकला वो अपन अपने इवापोरेटर को दे देंगे, बराबर। अब रही बात जैसा अपना रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो इवापोरेटर में अपन आरी रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट को एब्सॉर्ब करते। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता अपने को इवापोरेटर में। कंप्रेसर में अपन वर्क डन सप्लाई करते W और कंडेंसर में अपन हीट रिजेक्ट करते Q। तो Q इज द सम ऑफ RE एंड W। Q इज इक्वल टू RE प्लस W। तो RE की वैल्यू कम रहेगी, उस वजह से जो इवापोरेटर का साइज रहेगा विंडो एयर कंडीशनर में वो थोड़ा छोटा रहेगा और कंडेंसर का जो साइज रहेगा विंडो एयर कंडीशनर में वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, बराबर। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट अपने विंडो एयर कंडीशनर में रहेगा, बराबर। अब ये जो विंडो एयर कंडीशनर है इसका नाम ही ये बता रहा कि इसका नाम ही ये बता रहा कि ये विंडो के अंदर में लोकेटेड है। तो आधा जो एयर कंडीशनर है, आधे एयर कंडीशनर का पार्ट वो विंडो के अंदर रहेगा, आधा जो भी परसेंटेज है और बाकी का जो पार्ट है वो इसके विंडो के बाहर रहेगा, बराबर। तो रूम के अंदर में अपने को हवा को ठंडा करना है, इसलिए रूम के अंदर इवापोरेटर रहेगा और एटमॉस्फेयर को अपने को हीट रिजेक्ट करना है, इसीलिए रूम के बाहर जो है वो कंडेंसर है, बराबर। अब
इवापोरेटर जो है वो उसका कम टेम्परेचर हैंडल करेगा, मतलब 12 डिग्री 10-12 डिग्री पे एयर फेंकेगा, बराबर। और कंडेंसर जो है वो 50 डिग्री के करीब उसका टेम्परेचर रहेगा, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर रहेगा सपोज। तो उस वजह से क्या होगा कि एक तरफ में 12 डिग्री की हीट है, टेम्परेचर है, दूसरे तरफ में 50 डिग्री का टेम्परेचर है, तो ये दोनों आपस में मिक्स नहीं होने को होना, इसीलिए बीच में एक पार्टीशन लगाएंगे। तो पार्टीशन लगाने की वजह से क्या होगा कि इंडोर एयर और आउटडोर एयर दोनों मिक्स नहीं होंगे। अब ये पार्टीशन लगाने के बावजूद भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफर होगा। अगर ये हीट ट्रांसफर होता है मतलब इसको कम करने के लिए फिर अपन क्या करेंगे कि जो पार्टीशन अपन ने लगाया उसके ऊपर में अपन इंसुलेटिंग मटेरियल अप्लाई करें। इंसुलेटिंग मटेरियल अप्लाई करने की वजह से क्या होगा कि हीट ट्रांसफर जो है वो कम होगा, हीट ट्रांसफर कम होगा। अब ये इंसुलेटिंग मटेरियल जो है इसके ऊपर में कभी कभी एक्वास्टिक लाइनिंग लगाते हैं। एक्वास्टिक लाइनिंग लगाने की वजह से क्या होगा कि जो आवाज करता है एयर कंडीशनर, कुछ आवाज वो एब्सॉर्ब कर लेगा, कुछ आवाज वो एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इंडोर पार्ट में इवापोरेटर और थ्रॉटल वाल्व रहेगा, आउटडोर पार्ट में कंप्रेसर और कंडेंसर रहेगा। कंप्रेसर को इसलिए बाहर रखना है अपन क्योंकि कंप्रेसर में कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस होने की वजह से कंप्रेसर गर्म हो रहा है, और गर्म हो रहा है तो अगर इसको इंडोर साइड में रखेंगे तो ये जो रूम की हवा है इसको अननेसेसरली गर्म करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए इसने रूम की एयर को गर्म नहीं करना, इसीलिए इसको अपन आउटडोर पार्ट में रखेंगे। और कंप्रेसर और कंडेंसर ये दोनों को जो है तो अपन काला कलर मारेंगे। काला कलर मारने के पीछे ये बात है कि अपना कन्वेक्शन मोड है एक्चुअली में इवापोरेटर और कंडेंसर दोनों में भी फोर्स कन्वेक्शन यूज कर रहे हैं। फोर्स कन्वेक्शन मतलब एयर को ज्यादा वेलोसिटी पे अपन हीट एक्सचेंजर में पास कर रहे हैं, तो उसके वजह से अगर एयर की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो बढ़ जाएगा। तो एयर साइड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो है वो फोर्स कन्वेक्शन यूज करने की वजह से बढ़ जाएगा। समझ में आएगा? तो ये इवापोरेटर में भी फोर्स कन्वेक्शन रहेगा और कंडेंसर में भी फोर्स कन्वेक्शन रहेगा। ओके, और इनको काला कलर मारने की वजह से कन्वेक्शन के साथ साथ रेडिएशन जो है वो भी पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है तो रेडिएशन ज्यादा होगा। T1 to the power 4 minus T2 to the power 4 into epsilon into A into sigma into A। तो उस वजह से काला कलर मारने से क्या होगा कि वो एब्सॉर्ब करेगा, जितना एब्सॉर्ब करेगा उतना रेडिएट करेगा। तो परफेक्ट एब्सॉर्बर इज आल्सो ए परफेक्ट रेडिएटर and that is why black color is coated on the surface of compressor as well as on the surface of evaporator। और कंप्रेसर जो है उसको फ्रेम के ऊपर माउंट करेंगे और उसको तीन या 4 रबर माउंटिंग्स रहते हैं, रबर के गुटके रहते हैं, वो रबर के गुटके पे उसको माउंट करेंगे। वो रबर के गुटके पे उसको माउंट करने की वजह से क्या होगा कि कंप्रेसर में अगर जो वाइब्रेशंस आते हैं तो कुछ हद तक वो वाइब्रेशन जो है वो डैम्प हो जाएंगे और वो जो है तो एयर कंडीशनर की बॉडी को ट्रांसमिट करेंगे। इसीलिए वो रबर बुशिंग्स अपन इसको ग्रोमेट्स भी बोलते हैं, तो ग्रोमेट्स अपन ग्रोमेट्स के ऊपर उसको लगा देंगे, बराबर। उसके बाद में जैसा सक्शन लाइन रहेगी, सक्शन लाइन का मतलब क्या है, इवापोरेटर से लेकर कंप्रेसर तक जो लाइन है
उसको अपन सक्शन लाइन बोलेंगे, बराबर। उसके बाद में कंप्रेसर से लेकर कंडेंसर तक जो लाइन है उसको अपन डिस्चार्ज लाइन बोलेंगे, और कंडेंसर से लेके थ्रॉटल वाल्व तक जो लाइन है उसको अपन लिक्विड लाइन बोलेंगे। तो इवापोरेटर से जो निकलेगा वो वेपर फेज में निकलेगा, वेपर फेज में निकलेगा तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। इस वजह से इवापोरेटर से लेके कंप्रेसर तक जो लाइन रहेगी वो उसका साइज, उसका डायमीटर बड़ा रहेगा। कंडेंसर से लिक्विड निकलेगा, इसलिए कंडेंसर से लेके इवापोरेटर तक जो ट्यूब रहेगी उसका डायमीटर छोटा रहेगा। ओके, और ज्यादा अगर अपने को स्पेसिफिक रहना है तो इवापोरेटर से लेके कंप्रेसर तक जो पाइपलाइन है उसके ऊपर अपन इंसुलेशन कर देंगे, उसके ऊपर अपन इंसुलेशन कर देंगे। इंसुलेशन करने की वजह से क्या होगा कि हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो रेफ्रिजरेंट जो है वो कम टेम्परेचर पे कंप्रेसर के अंदर एंटर होगा। अगर रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर अगर बाहर हीट ट्रांसफर करता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से पावर बढ़ जाएगा। इसीलिए कभी भी सक्शन लाइन को इंसुलेशन करते हैं। समझ में आएगा क्या बोला? सक्शन लाइन इज ऑलवेज इंसुलेटेड so as to reduce the heat transfer from the atmosphere, so as to reduce the power consumption of the compressor. समझ में आएगा? आप जो डिस्चार्ज लाइन रहेगी कंप्रेसर से गरम रेफ्रिजरेंट निकलेगा, कंडेंसर में भी ठंडा ही करना है अपने को। इसलिए जब से कंप्रेसर से बाहर निकला तब से अगर उसको एटमॉस्फेयर के साथ में कूल करने दिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए जो कंडेंसर से लेके कंप्रेसर से लेके कंडेंसर तक जो लाइन रहेगी उसको खुली रखेंगे, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर रखेंगे, बराबर। और जो डिस्टेंसेस है तो इवापोरेटर और कैपिलरी इसके बीच में का डिस्टेंस बहुत कम रहेगा। कभी कभी तो डायरेक्टली कैपिलरी जो है इवापोरेटर को जोड़ देते। सिमिलरली कंप्रेसर और कंडेंसर ये दोनों बहुत नजदीक नजदीक रहते हैं। जैसा स्प्लिट एयर कंडीशनर का भी एग्जांपल ले लो तो इंडोर यूनिट रहेगा रूम के अंदर, आउटडोर यूनिट रहेगा कहीं कोई बाहर। तो इंडोर यूनिट में क्या रहेगा, कैपिलरी और इवापोरेटर दोनों एकदम नजदीक नजदीक रहेंगे। आउटडोर यूनिट में कंडेंसर और बाजू में कंप्रेसर, ऐसे दोनों नजदीक रहेंगे। और ये जो पाइपलाइन है कहां से, इवापोरेटर से लेके कंप्रेसर तक वो बहुत बड़ी रहेगी, और फिर कंडेंसर से लेके थ्रॉटल वाल्व तक ये पाइपलाइन बड़ी रहेगी। इज इट क्लियर? समझ में आया? तो इवन अब अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर में जो इवापोरेटर से कंप्रेसर को जा रही है उसको भी इंसुलेशन करेंगे, बराबर। और जो कंडेंसर से थ्रॉटल वाल्व आ रही अगर वो सबकूल रहता है कुछ केसेस में तो उसको भी इंसुलेशन करेंगे, बराबर। और ये हो गए 4 बेसिक कंपोनेंट। अब ये 4 बेसिक कंपोनेंट के अलावा भी और कुछ कंपोनेंट उसमें ऐड करते हैं। उसको बोलते हैं, पहला जो कंपोनेंट रहता है उसको बोलते हैं फिल्टर ड्रायर। वो फिल्टर ड्रायर जो है वो अपन लिक्विड लाइन में भी लगा सकते हो या सक्शन लाइन में भी लगा सकते हो, यानी इवापोरेटर से कंप्रेसर के बीच में भी लगा सकते हैं या फिर कंडेंसर और थ्रॉटल वाल्व के बीच में भी लगा सकते हैं। लिक्विड लाइन फिल्टर ड्रायर बोलते हैं। तो फिल्टर ड्रायर का फंक्शन ये है कि जो रेफ्रिजरेंट रहेगा शुरू में जब कंप्रेसर नया रहेगा तो उसमें कचरा वचरा जमा होगा, वो बर्स्ट रहेंगे, बारीक बारीक कण रहेंगे। वो कण जो है वो अगर फिल्टर के अंदर पास होंगे और वहां फिल्टर में जाके अटक जाएंगे, या
दूसरी चीजें फॉर्म होती है, तो वो सब चीजें जो है फिल्टर में जाके अटक जाएंगी। और ड्रायर में क्या होता है कि डेसिकेंट मटेरियल यूज करते हैं। क्या करते हैं? डेसिकेंट मटेरियल। डेसिकेंट मटेरियल का मतलब ये होता है कि डेसिकेंट मटेरियल में अपन ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसमें जो पानी को ज्यादा से ज्यादा एब्सॉर्ब करता है। सिलिका जेल ये यूज करेंगे अपन। तो सिलिका जेल में से जब रेफ्रिजरेंट सिलिका जेल के अंदर से पास होगा, उस टाइम पे क्या होगा, वो रेफ्रिजरेंट के अंदर में अगर कुछ पानी है तो वो पानी वो ड्रायर के अंदर में एब्सॉर्ब हो जाएगा। अब रेफ्रिजरेंट में पानी जो है, अगर पुराना रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, अगर हवा थोड़ी बहुत लीक हुई थी या कुछ हुआ था, तो उसकी वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर में पानी जमा होने के चांसेस है। तो वो पानी जो है फिर वो ड्रायर के अंदर में पानी जमा हो जाएगा और सिर्फ क्लीन डिहाइड्रेटेड एंड क्लीन रेफ्रिजरेंट। डिहाइड्रेटेड मतलब बगैर पानी का, और क्लीन मतलब बगैर किसी इम्प्यूरिटीज का, वो अपने इसमें जाएगा। अब इसके साथ साथ कभी कभी एक और डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। तो वो एक्यूमुलेटर जो है ACCUMULATER, एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर इसलिए इस्तेमाल करते कि जो रेफ्रिजरेंट है, अगर रेफ्रिजरेंट लिक्विड अपन ने कंप्रेसर में जाने दिए, अगर इवापोरेटर में लोड कम रहा तो पूरा का पूरा लैटेंट हीट इस्तेमाल नहीं होगी। अगर पूरी लैटेंट लोड कम है तो लिक्विड फेज में बाहर निकलेगा इवापोरेटर, कूलिंग कम हुआ। और वो लिक्विड अगर रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में पास हो गया, तो खासतौर से कंप्रेसर में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में जो वाल्व्स रहेगा, सक्शन वाल्व, वो वाल्व को डैमेज करते हैं और उससे कंप्रेसर डैमेज हो जाता है। और हर्मेटिकली सील्ड कंप्रेसर अगर डैमेज हुआ तो लोकल जो मैकेनिक लोग हैं वो उसको सुधार नहीं सकते, क्योंकि उसकी वेल्डिंग रहती है और बहुत ज्यादा नजदीक क्लोज टॉलरेंसेस रहते हैं, बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहते हैं। तो नॉर्मल मैकेनिक के बस का रोग नहीं है कि वो इतने छोटे कंपोनेंट्स को डिसेंबल करे और फिर से असेंबल करे। तो नॉर्मल प्रैक्टिस ऐसी रहती है कि अगर कंप्रेसर खराब हो जाए, 3,000, 3,500, 4,000 का कंप्रेसर या 6,000 का, तो उसको अपन भंगार में बेच देते, उनका 400-500 रुपये में बेच देते फिर, और नया जो कंप्रेसर है वो उसकी जगह इंस्टॉल करते। समझ में आया? तो ये एक्यूमुलेटर, वो कंप्रेसर का वॉल डैमेज हो जाएगा। वो कंप्रेसर का वॉल अगर डैमेज नहीं करना है तो अपन क्या करेंगे कि उसको एक्यूमुलेटर में से पास करेंगे। तो एक्यूमुलेटर में क्या होगा कि डायरेक्शन रिवर्स होगा। डायरेक्शन रिवर्स नीचे भेजेंगे, उसको एक कंटेनर में भेजेंगे। वो कंटेनर में भेजेंगे तो क्या होगा कि लिक्विड का वजन ज्यादा रहने की वजह से जो लिक्विड है रेफ्रिजरेंट के अंदर, अगर लिक्विड रहा तो वो लिक्विड लोअर लेवल पे सेटल हो जाएगा, तो लोअर लेवल पे सेटल हो जाएगा। और जो आउटलेट है वो अपन ऊपर से लेंगे, या इस तरह से करेंगे कि कोई लिक्विड रहे ना, और वो आउटलेट जो भी रहे क्लीन, मतलब रेफ्रिजरेंट वेपर विदाउट लिक्विड, वो अपन कंप्रेसर को पास करेंगे, तो उसकी वजह से कंप्रेसर का डैमेज कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर। तो ये एक्यूमुलेटर भी अपन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में साथ में इस्तेमाल करेंगे। मतलब 4 कंपोनेंट्स के साथ और 2 कंपोनेंट्स अपन ने बढ़ा दिए, एक तो एक्यूमुलेटर हो गया और दूसरा फिल्टर ड्रायर। अब इसके साथ साथ जो रेफ्रिजरेटर है या विंडो एयर कंडीशनर है, ये 24 घंटे नहीं चलेंगे। अगर 165 लीटर का रेफ्रिजरेटर है तो 24 घंटे में से 10 घंटे के करीब चलेगा,
और 14 घंटे 12 से 14 घंटे आइडल रहेगा। सिमिलरली एयर कंडीशनर भी जो है वो कुछ देर तक चलेगा, जब टेम्परेचर आ गया वो पर्टिकुलर टेम्परेचर सेट हो गया तो उस टाइम पे वो रेफ्रिजरेटर जो है ऑफ हो जाएगा, मतलब कट हो जाएगा कंप्रेसर का सप्लाई। तो इसके लिए एक डिवाइस यूज करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोस्टेट। तो वो थर्मोस्टेट क्या करता है कि इवापोरेटर के ऊपर में उसको चिपका देते हैं, ये इवापोरेटर के कांटेक्ट में लाते हैं। तो एक पर्टिकुलर सपोज मैंने 22 डिग्री पे थर्मोस्टेट को सेट, एयर कंडीशनर को सेट कर दिया, तो क्या होगा कि अगर ये रूम का टेम्परेचर 25 है या 30 है तो 25 से लेके 22 तक के फुल होगा, 22 से 1 डिग्री और कम होगा, मतलब 21 डिग्री तक फुल होगा। जैसा 21 डिग्री टेम्परेचर आ जाएगा रूम में तो वो थर्मोस्टेट क्या करेगा, कंप्रेसर का सप्लाई काट देगा। फिर बाद में क्या होगा, कंप्रेसर का सप्लाई काटने की वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना चालू होगा, तो फिर वो 21 से लेके 22, 22 से लेके 23 हो जाएगा। जैसा ही 23 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो गर्म हो गया, तो कंप्रेसर अपने चालू हो जाएगा और फिर कंप्रेसर चालू हो जाएगा। तो ये जो है ये साइकिल जो है थोड़ी देर तक के बंद रहेगी, फिर थोड़ी देर के बाद में चालू होगी। तो नहीं, उसके लिए उसके अंदर में वो डिटेल में अपन बाद में देखेंगे, जब अपने पार्ट्स पढ़ेंगे अपन तब अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। उसके अंदर में एक रेफ्रिजरेंट लिक्विड रहता है, तो वो टेम्परेचर सेंस करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड का, और वो वेपर फिर प्रेशर एक्ट करता है डायफ्राम पे, और डायफ्राम पे प्रेशर मतलब उसकी वजह से वो जो बेलोस पे एक्ट करेंगे, वो बेलोस की लिंक पे से वो कंप्रेसर के जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा, और फिर जब प्रेशर कम हो जाएगा तो लिक्विड फॉर्मेशन होगा, वेपर कम हो जाएगा तो बेलोस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो जो मतलब जो कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गए थे वो ब्रेक हो जाएंगे। तो इस टाइप से वो चलता रहता है। तो एक थर्मोस्टेट भी अपन लगाते हैं। तो ये जो बात होती थी ये रहती थी पुराने जमाने में, जो ऑन ऑफ कंप्रेसर्स रहते थे उस टाइम पे यूज होता था। तो ऑन ऑफ कंप्रेसर में क्या होता था कि जब बंद होने के बाद जब कंप्रेसर चालू होता था तो उसको एनर्जी बहुत ज्यादा लगती थी, स्टार्टिंग टॉर्क और एनर्जी ज्यादा लगती थी उसको। तो इसलिए अब क्या करें कि इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर्स आ गए। इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर्स क्या करते हैं कि दिन भर कंप्रेसर जो है वो बंद ही नहीं होगा। वो थोड़ा पास कर दो। अपन क्या करेंगे फिर इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर यूज करेंगे। तो इन्वर्टर एक्चुअली आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि पावर जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ स्पीड। पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ स्पीड। तो अगर मैंने 4% से स्पीड कम कर दिया तो पावर जो है वो 64% से पावर कम हो जाए। तो जब अगर मेरा लोड कम हो गया तो उस टाइम पे मैं स्पीड कम कर दूंगा। कंप्रेसर का लोड कम, इवापोरेटर का लोड कम हो गया, कूलिंग कम करना है, उस टाइम पे कंप्रेसर जो है कम स्पीड पे चलेगा। जब कूलिंग ज्यादा करना है उस टाइम पे कंप्रेसर ज्यादा स्पीड पे चलेगा। तो ऐसा करके जो इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है वो दिन भर मतलब चालू रहेगा, लेकिन स्पीड का वेरिएशन उसका होते रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा होने की वजह से वो कंप्रेसर की स्पीड जो है मॉड्यूलेशन होगा। तो उस वजह से ये जो
इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर है, अभी नए जो इसमें जो फ्रीज है या एयर कंडीशनर्स है उसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर्स में इसकी कॉस्ट अब ज्यादा हो जाएगी क्योंकि आपको एडिशनल डिवाइसेस लगाना पड़ेगा, उस वजह से ये थोड़े से महंगे हो जाएंगे। पर अभी नए इसमें एयर कंडीशनर्स में, विंडो एयर कंडीशनर्स में अपन उसको यूज करेंगे, बराबर। तो ऐसा करके इन्वर्टर बेस्ड कंप्रेसर्स अपन यूज करेंगे। अब वो चाहे कि वो रेसिप्रोकेटिंग रहे चाहे स्ट्रॉन्ग रहे, वो उसकी स्पीड कम ज्यादा होगी, तो कंस्ट्रक्शन से कोई उसका इश्यू नहीं है। और स्क्रॉल कंप्रेसर ज्यादा इफिशिएंट रहते हैं बाकी कंप्रेसर्स के कंपैरिजन में, लेकिन विंडो एयर कंडीशनर में टनेज कम होने की वजह से, 1 टन या ऐसा छोटा टनेज रहने की वजह से वो जो स्क्रॉल अपन बना रहे, तो इतने छोटे छोटे स्क्रॉल बनाना और वो भी दोनों एक दूसरे के अंदर फिक्स होना, तो वो थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफिकल्टीज है, इसलिए छोटे टनेज में स्क्रॉल कंप्रेसर्स नहीं आते। 1.5 टन तक के स्क्रॉल कंप्रेसर्स अवेलेबल रहेंगे समझो। अगर 1 टन का आई डोंट नो, लेकिन शायद 1 टन में अवेलेबल नहीं है, 0.75 टन में तो और भी नहीं रहेंगे। तो विंडो एयर कंडीशनर जो है वो 0.75 टन से लेके 2 टन तक के अपने पास में कैपेसिटी में अवेलेबल है। तो 1 टन रेफ्रिजरेशन जो है उसका अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोवाट की हीट जो है 3.5 किलोवाट्स 1 सेकंड में निकाल के फेंक देता हूं। 3.5 किलो जूल की हीट 1 सेकंड में निकाल के फेंक देगा, इसलिए 1 टन हो जाएगा। अगर 2 टन है तो 7 किलो जूल की हीट 1 सेकंड में निकाल के फेंक देगा। तो अपने को अगर किसी रूम का एयर कंडीशनिंग करना है तो उसमें कूलिंग लोड कितना उसका हो रहा है, उसके अपने को कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। उसके कैलकुलेशंस करने के बाद उतना जो लोड जितना आ रहा है उस हिसाब से अपने को एयर कंडीशनर सेलेक्ट करना पड़ेगा, विंडो एयर कंडीशनर। समझ में आएगा? अप्रोक्सीमेटली लोगों का ऐसा कहना है कि थंब रूल के हिसाब से 1 टन का जो विंडो एयर कंडीशनर 10 बाय 10 का अगर कमरा है, 10 बाय 10 बाय 8, 9, 10 फीट तक हाइट, तो 10 बाय 10 के कमरे के लिए 1 टन का एसी जो है वो सफिशिएंट है। अगर 10 बाय 20 का है तो फिर अपने को 2 टन की तरफ जाना है, या और डायमेंशन भी रह सकते हैं, 13 बाय ऐसा इस टाइप का कुछ और डायमेंशन भी रह सकते हैं, तो उसके हिसाब से उतना लोड कैलकुलेट करके उतना अपने को एयर कंडीशनर सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आएगा बात आपके? तो इस टाइप से हम जो है तो विंडो एयर कंडीशनर अलग अलग कैपेसिटीज में रहते हैं, 0.75 टन, 1 टन, 1.25, 1.5, 1.75 और 2 टन। इस टाइप से अलग अलग विंडो एयर कंडीशनर अपने पास में रहेंगे। अब इसमें 2 साइड रहेगी, एक रूम की साइड रहेगी और एक आउटडोर साइड रहेगी। तो रूम की साइड में जो है तो इवापोरेटर और थ्रॉटल वाल्व रहेगा, और रूम की जो एयर आएगी उसको अपने को फिल्टर के जरिए से अपन पास करेंगे। तो फिल्टर के जरिए से पास करने की वजह से क्या होगा कि रूम के अंदर में अगर कोई एयर में कचरा है तो वो कचरा फिल्टर के ऊपर जाके अटक जाएगा, और जब बाहर निकलेंगी एयर तो फिर क्लीन एयर निकलेगी। तो ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर का मटेरियल जो है कॉर्रुगेटेड पॉलीप्रोपिलीन का मटेरियल रहेगा या पॉलिस्टर का मटेरियल रहेगा, और इसकी थिकनेस जो है वो 6 mm की थिकनेस रहेगी। अभी कुछ इसमें क्या कर रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकुलेट मैटर जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्टर्स यूज करके पार्टिकुलेट मैटर निकाल रहे हैं। तो पार्टिकुलेट मैटर जो है तो 2.5, कुछ इसमें 1 माइक्रोन तक के भी
पार्टिकुलेट मैटर निकाल के, बराबर है। तो ऐसा अलग अलग इसमें हो रहा है।